बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शेराज़ी। नाज़रीन, भारत में ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए ऑपरेशन महादेव के नाम से जाली मुकाबले शुरू कर दिए हैं। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले ये चीज़ ऑलरेडी हमें बताई जा चुकी थी। 29-30 अप्रैल को DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में पहले ही 723 पाकिस्तानी अफराद की तफसीलात नाज़रीन बता चुके हैं कि जो मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर बंद हैं। तो ये डिटेल हम तक ऑलरेडी पहुँच चुकी थी हमारे DGISPR साहब की जानिब से, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। उसके अलावा 56 ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसियों ने गैर कानूनी और जबरन अपनी हिरासत में रखे हुए हैं। इन 56 अफराद की तफसीलात भी DGISPR अपने 29 और 30 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं। नाज़रीन, सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि हस्बे रिवायत जैसे भारत जो है वो फेक न्यूज़ भी फैलाता है, फेक इनकाउंटर्स भी करता है। तो हस्बे रिवायत फेक इनकाउंटर्स के फौरी बाद भारतीय मीडिया को पहले से ही उन अफराद की लाशें और प्लांटेड हथियार वगैरह की वीडियोज़ और तस्वीर शेयर की जा रही हैं। नाज़रीन, ये फेक न्यूज़ सामने आना और ये कोई नई बात नहीं है। जब हमने देखा था कि एक वॉर जोन थी, पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जंग की सूरत हाल थी, उस वक्त भी ये सारी सूरत हाल हमारे सामने थी। उस वक्त भी जितना प्रोपेगेंडा किया गया था, जितना झूठ बोला गया था भारतीय मीडिया में, ऐसे लग रहा था स्टूडियो में बैठ के वो तोपे चला रहे हैं, स्टूडियो में बैठ के वो बॉम्ब चला रहे हैं, स्टूडियो में बैठ के वो मिसाइल चला रहे हैं, स्टूडियो में बैठ के उनकी जंगें जा रही हैं, स्टूडियो से ही उनकी लड़ाइयाँ जो है वो शुरू हो रही थी। ऑन ग्राउंड तो चले वो एक बात की बात है ना कि बाद के दिनों में शुरू हुई। पहले भारतीय मीडिया ने जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया, जिस तरह से झूठ फसाद उसके सामने रखा, इस पर हमने बहुत सवालात भी खड़े किए, लेकिन आज तक उन सवालात के जवाबात मिल नहीं सके। इवन सिर्फ हमने नहीं, उनके अपने लोगों ने बहुत ज़्यादा सवालात खड़े किए, उनको भी उसके जवाब नहीं मिल सके। नाज़रीन, इस सबके अलावा इलेक्शन कमीशन ने एजाज चौधरी, अहमद खान भच्चर और अहमद चट्टा को नाअहल करार दे दिया। अब से कुछ देर पहले की ये खबर है। नाज़रीन, अहमद खान भच्चर जो कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, एजाज चौधरी बड़ी अहम पोजीशन पे हैं, अहमद चट्टा, उनको नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजाओं के बाद तीनों अरकान को नाअहल करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने तीनों अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नाज़रीन, नोटिफिकेशन के मुताबिक NH66 वज़ीराबाद से अहमद चट्टा, PP87 मियांवाली से अहमद खान भच्चर भी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नशिस्तें खाली करार दे दी हैं। अब जाहिर सी बात है, इस पर बाई इलेक्शंस तो होंगे, लेकिन क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जिस तरह से बैरिस्टर गोहर खुद 70+ लोगों का एडमिट कर चुके हैं कि 70+ लोग जो हैं उनको नाअहल करार दिया जा सकता है, इसी तरह से उनके डेफिनेटली उनको सजाएं होंगी तो वो नाअहल हो जाएंगे, नाअहल हो जाएंगे तो सीट खाली हो जाएगी। तो ये क्या उसके तरफ बढ़ते हुए जो इक़दामात हैं, एक साथ उनको नाअहल किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा, क्या होगा, इस पर भी बात होगी। नाज़रीन, इस सब के अलावा प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे लाहौर इस्लामाबाद से चीनी गायब हो गई है, मगर दीगर शहरों में कीमत 190 रुपये किलो हो गई है। हुकूमत ने इस सिलसिले में हम इजलास भी बुलाए हुए हैं, उस पर भी बातचीत हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो शुगर माफिया है ये हमारी गवर्नमेंट से कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा। और इसका एक छोटी सी बात कि जो शुगर माफिया अगर आपके दोस्त हैं, अरकान पार्लियामेंट्स के दोस्त हैं या वानों में बैठे हुए हैं, तो फिर अगर आपकी नीयत हो तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है। प्रॉब्लम आके नीयत पे खड़ी हो जाती है कि क्या आपकी नीयत है उनको कंट्रोल करने के हवाले से, या सिर्फ ज़बानी कलामी जमा खर्ची सो कॉल आवाम को सुनाई जा रही है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आगाज़ करते हैं भारत के ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। गुलाम अब्बास हरल साहब हैं, माहिर कानून है, सीनियर एनालिस्ट हैं, स्टूडियो में ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया हरल साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम सलाम। ब्रिगेडियर साहब, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए ऑपरेशन महादेव के नाम से जाली मुकाबले शुरू कर दिए हैं। हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब के कुछ ना कुछ भारत करेगा। जाहिर सी बात है, मोदी की अभी अच्छी खासी पीछे हुकूमत के टेनोल पड़ा हुआ है, उसने किसी ना किसी तरीके से अपनी फेस सेविंग तो करनी है। ये जो जाली मुकाबले हैं, एक ऑलरेडी भारत का बयानिया किसी ने बाय नहीं किया, क्या ये बयानिया बाय होगा जो अभी एक नया ऑपरेशन उसने आगाज कर दिए? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरा भी ख्याल है कि ऑलरेडी इंटरनेशनल जो इदारे हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, वो भी बिल्कुल अब उनकी इंडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, क्योंकि वो सब समझ गए। इवन इंडिया के अंदर भी जो अवाम है उनका अपना मीडिया है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है सर। जी, तो इंडिया के अंदर भी जो अपने अवाम है उनका अपना मीडिया है, उनके सियासतदान है, पॉलिटिकल पार्टी,
वो भी आप इस बात को समझ गए कि जनाब ये जो कुछ था ये सारा एक ढोंग था, जो कि ड्रामा अपना स्टंट रचाया गया था, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एक कड़ी थी जो पहलगाम में हुआ, फेल हो गया बड़ी बुरी तरह, और बिल्कुल इंडिया को उल्टी मुंह की खानी पड़ी और क्रेडिबिलिटी बड़ी इफेक्ट हुई पूरी इंटरनेशनल लेवल पे विद इन द कंट्री। अब ये जो दोबारा वो करने की उन्होंने कोशिश की है तो अब देखें फायदा कोई नहीं है, बिकॉज ये कह दिया कि जनाब वो कोई लोग थे पाकिस्तान, मकसद हमेशा होता है कि किसी तरह ये दुनिया को बताया जाए या अपने अवाम को कि देखें जी पाकिस्तान से ये लोग आए थे और इन्होंने ये पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अब ये फ्रेश शो एक पता नहीं क्या अजीब सा उन्होंने नाम दिया है ऑपरेशन का, ये जो आज या कल उन्होंने किया है, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, ना कोई इंटरनेशनल मीडिया ने पिकअप किया है, उनके अपना मीडिया जो है वो भी बिल्कुल ठंड है इसके ऊपर, मालूम है कि भाई ये उसी की एक कड़ी है जो पहले चल रही थी और मकसद था कि किसी तरह देखिए फेक एनकाउंटर करते ना, फेक एनकाउंटर कर दिया और कहा कि जी पाकिस्तान से लोग आए हैं, पाकिस्तान ने भेजे हैं, ब्लेम पाकिस्तान में डाल दिया, लेकिन ये नैरेटिव उनका टोटली फेल हो गया। तो मेरा ख्याल है कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो है जो वो उसको कभी वो कहते हैं कि जी वो चल रहा है, कभी वो कहते हैं बंद हो गया है, पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ा उनका फजूल किस्म का डिबेट चल रहा है, बड़ी बदनामी हो रही है रूलिंग पार्टी की, बीजेपी के लिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। सो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल बहुत ही बुरे हालात हैं इंडिया के लिए और प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, खासकर द बीजेपी। और वहां पे देखें ना जो उनके विद इन दी आर्म फोर्सेज जो कुछ लोग हैं, सीनियर अफसर हैं, जूनियर लोग हैं, वो भी सारे अब उनके जो अपने तजियाकार हैं वो भी अब बिल्कुल अपना जिसको कहते हैं शर्मिंदगी के साथ वो बात करते हैं कि जनाब हाँ 5 जहाज थे या 6 थे, कोई कहता 7 था, ठीक है, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो कुछ उनके साथ वो 4-5 घंटों में या एक दिन में हुआ 8-9 मई को। तो लिहाजा अब वो कोशिश तो उनकी है कि कोई उनको फेस सेविंग मिल जाए, लेकिन मेरा ख्याल है वो फेस सेविंग का वक्त जो है ना वो खत्म हो गया इन द सेंस के जब लोग ही नहीं मान रहे हैं, क्रेडिबिलिटी आपकी खत्म हो गई, अवाम की नजरों में आपकी वो अब अपना रहा ही नहीं कि जी आप अवाम तो समझ रहे कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप अवाम से झूठ बोलेंगे तो फिर आपका क्या इज्जत पीछे रह जाएगी। ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हरल साहब मुझे ये बताएं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, पहले तो ये हम सुनते आ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर को हमने पॉज किया है, ख़त्म नहीं किया, अब ये ऑपरेशन सिंदूर अपनी जगह, उसके बाद भी एक ऑपरेशन इन्होंने किया वो भी अपनी जगह, लेकिन अब ये जो ऑपरेशन महादेव आ गया, ये मतलब क्या फेस सेविंग मिल जाएगी भारत को, मोदी को खास तौर पे? देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर था वो फ्लॉप हो गया जी, उसके फ्लॉप होने के बाद जो है जब एक फिल्म फ्लॉप हो जाती है, एक फिल्म चलाई गई थी, ये पूरी दुनिया में ये हकीकत खुल गई कि जो पहलगाम वाला वाकया था वो भी खुद साख्ता था, उस ऐसे कोई शवायद नहीं थे, झूठा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पे लगाया गया इंडिया की तरफ से। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, वो भी नाकाम हुआ, उसकी नाकामी को छुपाने के लिए और जो फिल्म चलाने की कोशिश की थी मोदी ने, वो फिल्म चलने से पहले ही फ्लॉप हो गई। उसको फेस सेविंग करने के लिए आप उनको वहां से बड़ा मजम्मत है मोदी को, अपनी जो इंडिया की आवाम है, तो इसलिए उन्होंने एक नया ड्रामा जो है, एक नया फिल्म जो है वो लॉन्च की है, जिसका उन्होंने ऑपरेशन जो है महादेव नाम रखा है। ये इंडियन पार्लियामेंट की तरफ से भी तो प्रेशर है ना, मैं इसको फिल्म कहूंगा, और ये फिल्म मुझे चलने से पहले ही जो है फ्लॉप होती नजर आ रही है। अच्छा, ये आप फिल्म की बात करें, मैंने पिछली दफा भी कहा था स्क्रिप्ट राइटर कौन है मोदी का, वो बताता क्यों नहीं है मोदी साहब को कि आपका स्क्रिप्ट जो है वो नहीं बिकने वाला मार्केट में? देखिए ये स्क्रिप्ट राइटर जो है वो एक ही है, अगर वो राइटर बदल लेते तो वो इनको ऐसी फिल्में बनाने की जो है वो रुकता, ऐसी फिल्में मत बनाएं जिससे जो है इस पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले तकरीबन कोई 2.25 अरब लोगों का जो ये मस्कन है, ये खिता, वहां जो है लोगों की अमनो अमान का सोचें, लोगों की तरक्की का सोचें, लोगों की खुशहाली का सोचें, बजाय जो है आप जंग में इस सारे खिते को है जो जंग में उसको लेके जा रहे हैं, और इससे जो है दोनों खितों की तबाही होगी। और सिर्फ जो है इनको ये सोचना चाहिए, और इनको बजाय कि इस जो इनके ऊपर एक भूत सवार है दहशतगर्दी का, जारियत का, और बात यह है कि ये मोदी साहब जो है इतने पढ़े लिखे नहीं है, काश ये इतने पढ़े लिखे होते, इनके अंदर शऊर होता, तो फिर ये इनको समझ होती कि दुनिया जो है वो किस तरफ जा रही है। दुनिया जो है वो
मईशत को अपनी को बेहतर करने के लिए जा रही है, अवाम जो है उसकी फलाह के लिए काम कर रही है। ये जो है अपना एक सियासी बयानियां दिन ब दिन घटते हैं और उसके बाद जो है इस तरह की बड़के मारते हैं और एक ऑपरेशन जो है वो फिर शुरू करते हैं। वो और वो अवाम को भी, मैं सिर्फ इंडिया की अवाम की बात करता हूं जी, उनको इतनी देर जो है इतने पागल नहीं बनाया जा सकता। देखिए, मेरे ख्याल में अब किसी भी अवाम को हर साहब पागल नहीं बनाया जा सकता। अवाम में, लोगों में बड़ी अवेयरनेस आ गई है। बिल्कुल, आपने देखा जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके बाद जो है सबसे ज्यादा जो मजामत मोदी को करनी पड़ी है वो वहां की अपनी अवाम से करनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि आपने झूठ बोल के पहलगाम वाला वाकया बनाया, उसके बाद आपने झूठा प्रोपेगेंडा किया, आपको बुरी तरह शिकस्त हुई सिंदूर में, आपके जेट गिराए गए, आपने हमें झूठ बताया, आपने कुछ नहीं बताया। पूरी दुनिया ने जो है वो हकीकत बता दी कि क्या हुआ उस जंग में। जो स्ट्राइक्स थी वो छोटे बेसिकली एविडेंस नहीं है ना उनका। वो अगेन स्क्रिप्ट राइटर जो था वो बहुत वीक था, एविडेंस नहीं था। नाज़रीन, बिल्कुल आखिरी बात मेरी, देखिए इनका जो कहते नहीं जिसका जो काम है उसी को साजे, इनका काम है ये फिल्में बनाना और वो वहां पे और स्क्रिप्ट राइटर हैं, प्रोड्यूसर बैठे हुए, वो बनाए, वो इनकी ठीक चल रही हैं। इस तरह की अगर फिल्में बनाएंगे झूठे बयानिए गढ़ के, तो फिर इनको नाकामी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक हो गया, आपका काम है फिल्में बनाना, फिल्में बनाए। हरल साहब ने आपको मशवरा दिया है। नाज़रीन, ये इसके अलावा ये बार बार कहा जा रहा है कि भारत दोबारा से एस्केलेशन की तरफ जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो सूरत हाल हमने देखी है, जैसे वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमने पॉज किया है, हमने ख़त्म नहीं किया और अभी भी उनका वो ऑपरेशन सिंदूर पॉज है। जब ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी हुई, जंग की सूरत हाल हुई, फ़ौरन बाद जिस तरह की स्टेटमेंट आई थी, नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह की स्टेटमेंट दी थी, उनके ऑफिशियल्स ने भी जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी थी, उससे लग रहा था कि वो दोबारा किसी न किसी इस तरह की हरकत में जाएंगे। अभी ये जो एक ऑपरेशन नया सामने आ रहा है, इस ऑपरेशन के बाद क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक तैयारी करने की कोशिश में है कि दोबारा से कोई फॉल्स फ्लैग लेके आए? क्योंकि ये ऑलरेडी हर दफ़ा होता है, जब भी वहाँ पे कोई इलेक्शंस होते हैं कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग कर दिया जाता है और उसका मुद्दा बड़ी आसानी से मुसलमानों पे, पाकिस्तान पे डाल दिया जाता है। और ये मोदी सरकार की जो है वो हिस्ट्री रही है। जब वो वज़ीर आला थे उस वक्त भी उन्होंने मुसलमानों के कत्ल पे अपनी जो है शहादतें करके तो अपनी सियासत चमकाई थी और उस वक्त वो बयानियाँ बाय हुआ था। उसके बाद भी वो बयानियाँ, जितनी दफ़ा उन्होंने ये बयानियाँ गढ़ने की कोशिश की है, वो बयानियाँ उनकी आवाम ने बाय किया है। लेकिन अब की दफ़ा सूरत हाल इतनी ऑन ग्राउंड चेंज थी कि ना उनकी आवाम ने उस बयानिए को बाय किया, ना इंटरनेशनली उस बयानिए को बाय किया गया। सिर्फ एक इजराइल, जिसे ये कहा जाता है कि वो भारत का दोस्त है, ना सिर्फ दोस्त है बल्कि नेतन्याहू इस खित्ते का नरेंद्र मोदी ने बनने की कोशिश की। वो इस खित्ते में जो सूरत हाल है वो उसको बिगाड़ने की ज़्यादा कोशिश करते रहे हैं, तो लिहाजा वो एक उसी ने उसको सपोर्ट किया था। ओवरऑल हमने देखा ना किसी दूसरे कंट्री ने उसको बाय किया, ना उसको, बल्कि खित्ते में ताकत का तवाज़न जो था वो तब्दील हो गया। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरह से ताकत के एतबार से, क्योंकि अभी इस तक की कोई जंगी सूरत हाल हुई नहीं थी, तो पाकिस्तान ने अपनी ताकत जिस तरह से आजमाई, जिस तरह से खुल के सामने आया और जिस तरह से अप्रिसिएशन मिली, जिस तरह से हमारे जवानों ने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिस तरह से डॉग फाइट हुई, जिस तरह से फ़िज़ाओं के इस वक्त हमारे जो जवान हैं उनको माना जाता है कि वो फ़िज़ाएँ उन्हीं की हैं, फ़िज़ाओं पे हुक्मरानी करते हैं, तो ये कहना गलत ना होगा, ये सारी दुनिया इसको मान रही है। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, नया शोशा खड़ा कर दिया भारत ने। ऑपरेशन सिंदूर तो जो उसका निकाम हुआ सो हुआ। मैंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत अब तो पता चली गई होगी मोदी बाबू को। अब प्रॉब्लम यह है कि उसने नया जो है वो शोशा खड़ा कर दिया, ऑपरेशन महादेव। करना क्या चाहता है? क्या ये दोबारा किसी एस्केलेशन में जाना चाहता है, दोबारा मुँह की खाना चाहता है? आपके ख्याल में ये ऑपरेशन पे ऑपरेशन, पहला बकौल उन्हीं के ऑपरेशन पॉज है, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत को ऑपरेशन सिंदूर में जो मुंह की खानी पड़ी और पूरी दुनिया में जो उसकी जग हंसाई हुई और जो उसकी साख गिर गई बतौर सबसे बड़ी जमहूरियत और एशिया की एक बड़ी ताकत, उस लिहाज से ये जाना जाते थे। और ये
दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले 2 मुल्कों में से एक हैं, चीन के बाद ये हैं, और अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत भी कहते हैं, इंसानी हकूक़ के भी ये लंबरदार हैं, और इंसानी आज़ादी और ह्यूमन राइट्स के भी ये चैम्पियन हैं। जी जी। तो असल में ये हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं। दुरुस्त। और ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने इंतहाई बड़ी हमाकत की थी कि आपके मुल्क में कोई वाक़या हो जाए दहशत गर्दी का और आप हमसाए के ऊपर चढ़ दौड़े फौजें लेकर, और उसके बाद जो इनको मार पड़ी वो पूरी दुनिया में इनका मजाक बना, इनकी साख गिर गई, इनकी जो हवा बंधी हुई थी बड़ी ताकत होने के लिहाज से कि इनकी इकोनॉमी बड़ी अच्छी है, इनके पास 650-700 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन करेंसी रिजर्व है, तो वो सारी साख जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो गया ऑपरेशन सिंदूर के साथ। और अभी ऑपरेशन महादेव पे चले हैं, ये महा हमाकत निकलेगा, आप देखिएगा, क्योंकि अगर इन्होंने पाकिस्तान के साथ दोबारा छेड़छाड़ की तो पहली मार को इन्हें भूलना पड़ेगा और एक नई तारीख बन जाएगी जमीन पर भी। पहले तो कहते हैं कि जी फिजाओं में ये लड़ाई लड़ी गई, ज्यादातर लोगों का ये ख्याल है, हालांकि ये जमीन पर भी लड़ी गई। दुरुस्त कह रहे हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर का जवाब था, बिल्कुल जी हाँ, वो बहुत अच्छा जवाब पाकिस्तान आर्मी ने जमीन पे भी दिया। जी बिल्कुल। लेकिन अब अगर ये महादेव की हमाकत करते हैं तो ये महा हमाकत भी साबित होगा और इनकी रही सही साख जो है वो भी मलियामेट हो जाएगी, और इसके नतीजे में फौजी हजीमत के नतीजे में इनके अंदर तोड़ फोड़ का अमल जो अरसे से जारी है वो बहुत तेज हो जाएगा। इनको कश्मीर भी आज़ाद होगा और इनके यहाँ जो दूसरी 20 तहरीकें चल रही हैं वो भी जोर पकड़ जाएंगी। तो भारत खुद अपने टुकड़े करने जा रहा है अगर ये महादेव को इंटरनेशनल बॉर्डर्स या लाइन ऑफ कंट्रोल के पार ले जाने की इसने जुर्रत की तो इनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और फिर ये पूरी दुनिया के सामने कशकोल लेके सीज फायर की भीख मांगते फिरेंगे जो भी इन्होंने इनकार किया और इनके फौजी जनरलों ने उसको कबूल कर लिया कि हाँ ये हुआ, हमने सीज फायर के लिए कहा था। जी जी बिल्कुल। तो आप पहले ही काम ना करें। आज तो सर भारत के साबिक वजीर दाखिला है, उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है पहलगाम वाकये के दहशतगर्दाना हमले पे। वो कहते पाकिस्तान का इसमें कोई कसूर नहीं है। देखिए ये गीदड़ भपकियां तो ये शुरू से चलाते आ रहे हैं जी। ये तो इनकी आदत है पाकिस्तान को धमकियां देना और पाकिस्तान को धमकियां देकर फिर दुनिया को दिखाना कि हम जी बहुत बड़ी ताकत है। इनको मशरकी पाकिस्तान का अब तक नशा है, ये भूल गए हैं कि वहाँ इनको बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल था क्योंकि वहाँ के मुजीब के साथी जो थे वो इनके साथ मिल चुके थे। अगरतला केस हकीकत था, ये खुद मानते हैं, इनके वजीर आजम ने ढाका में खड़े होके माना है। और वो साजिश इन्होंने जो की तो पाकिस्तान के पास उस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपने ही लोगों की मुखालफत थी। अब ये ऐसी सूरत हाल नहीं है, यहाँ इनको 15 मुकाबला 1 की बर्तरी हासिल नहीं है, जमीन पर भी नहीं है, फिजा में भी नहीं है। ठीक है। और जो इनका ख्याल था कि हम 15 बमुकाबला 1 ले आएंगे और उससे पाकिस्तान को नीचा दिखा लेंगे, वो मशरकी पाकिस्तान की सूरत हाल और थी, यहाँ सूरत हाल और है। यहाँ पूरी कौम फौज के पीछे अब खड़ी है और वो बंगाली जिन्होंने इनका साथ दिया 1971 में वो भी अब नादिम है। वो मानते हैं कि हमने गलत किया, जज्बात में बह गए और इनका साथ दे दिया और उससे इनको मौका मिल गया दुनिया को दिखाने का कि जी हम बड़े माहिर हैं जमीनी लड़ाई में। इनकी महारत का पता लग जाएगा अगर इन्होंने कोई काम किया, कोई शरंगेजी पाकिस्तान के खिलाफ की तो उसका इबरतनाक जवाब मिलेगा और ऐसा इबरतनाक जवाब मिलेगा कि ये बाद में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, ब्रिगेडियर फारूक साहब से जानते हैं। सर अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स पे जरा आ जाते हैं।
तहरीक इंसाफ जो है वो एक जानिब कह रही है कि तहरीक चलानी है, दूसरी जानिब उनके लोग नाअहल होते जा रहे हैं। 9 मई के हवाले से ये जो उनको सजाएं भी हुई हैं और उस पर जो नाअहलियाँ हो गई हैं, इलेक्शन कमीशन अब से थोड़ी देर पहले एजाज चौधरी, अहमद खान भच्चर और अहमद चट्टा को नाअहल करार दे दिया है। उसमें अपोजिशन लीडर भी है, ज़ाहिर सी बात है अहमद खान भच्चर। ये तीनों अफराद को नाअहल करार दे दिया है, तीनों नशिस्तों को खाली भी करार दे दिया है। ब्रिगेडियर साहब, आने वाले दिनों में जैसे कि बैरिस्टर गौहर खुद क्लेम कर चुके हैं, तकरीबन 70+ उनके ऐसे लोग हैं जिनको कन्विक्शन हो सकती है और जो नाअहल हो सकते हैं, सीटें खाली हो सकती हैं। मजीद कितनी को मुश्किलात तहरीक इंसाफ के लिए देख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई जो है उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जाएगा और आप देखते हैं कि इस तरह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जैसे ही उनको मौका मिलेगा, जो भी लीगल कार्रवाई हो रही है ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में कन्विक्शन अगर होती हैं और उसमें एमपी अगर एमएलए इन्वॉल्व होते हैं या सेनेटर, तो वो बिल्कुल उसको उन लोगों को इमीडिएटली आप देखेंगे कि विद इन नो टाइम उनको वो डिस्क्वालीफाई करेंगे और वो सीटें जो है वो वकेट जो है वो करार देंगे और उसके बाद सारी बात उस पर इलेक्शन होंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि आने वाले हफ्तों में, महीनों में, या आप ये समझे कि अगले 1-2 महीने में आपको बड़ी तादाद में पीटीआई के लोग जो हैं वो इस तरह डिस्क्वालीफाई होते नजर आएंगे और सारी बात उस पर फिर बाई इलेक्शन होंगे। ठीक है, वो पॉलिटिकल प्रोसेस है, बाई इलेक्शन होंगे, उसमें क्या सूरत हाल निकलती है, क्या दोबारा पीटीआई के लोग जो हैं वो उसमें आते हैं दोबारा, लगता मुझे मुश्किल है। तो ये इस वक्त ये एक तनाव जो है वो पॉलिटिकली वो चल रहा है, वो भी सामने है। 5 अगस्त को सामने के लिए आप देख रहे हैं कि काफी तमाम शहरों में ये इस वक्त पीटीआई के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। केपी में सूरत हाल आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की बहुत गंभीर है और इंटरनल सिक्योरिटी के मामला। आज एक बड़ी अजीब सी डेवलपमेंट हुई है कि पीटीआई ने जनाब कह दिया है सिक्योरिटी इदारों को कि आप जनाब ये आर्टिकल 245 के तहत ये आप ये जो साबिक फाटा के जो ट्राइबल एरियाज हैं यहाँ से आप वकेट करें। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये उनका काम तो नहीं है, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। ये ऐसा काम तो सिर्फ कर सकती है प्रोविंशियल असेंबली, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है कि ये इस नौबत आनी नहीं चाहिए थी। पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो रूलिंग पार्टी वहां की है, अगर वो इस तरह की अपना लेटर लिखेगी तो ये भी एक मामला ठीक नहीं है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और इंटरनल हार्मनी के लिए, जो हम चाहते हैं कि इंटरनल स्टेबिलिटी आए केपी के अंदर। ये बातें मिल बैठ के तय करनी चाहिए, एक ज्वाइंट असेंबली बनानी चाहिए। पीटीआई की गवर्नमेंट जो है, केपी की पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी और वहां पे सिक्योरिटी इदारे, इंटेलिजेंस के इदारे, फेडरल इदारे जो है को मिल बैठ के ये तमाम फैसले करने चाहिए। इस किस्म की जो डेवलपमेंट होंगी उससे जो तनाव है वो और बढ़ेगा केपी में। लेकिन भारत मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल पीटीआई के और लोग मुझे डिस्क्वालीफाई होते नजर आ रहे हैं और इसमें देखिए सूरत हाल ऐसी बन गई है कि अब तो ये भी बात हो रही है कि पता नहीं कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है केपी के उसको कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना फेस करना पड़ जाए या कोई गवर्नर रूल टाइप सूरत हाल पैदा हो जाए, जिस तरह के गंभीर सिक्योरिटी की सूरत हाल वहाँ पे केपी में पैदा हो गई है। आज मैं पढ़ रहा था कि बनू शहर में, बनू में उसके इर्द गिर्द के नवाई इलाकों में वहाँ पे बड़ी तादाद में ये दहशतगर्द फिर दंदनाते फिर रहे हैं और जारी बातों के खिलाफ भी ऑपरेशन होना है। फिर ये बाकी जो एरियाज हैं, बजाउर हो गया वगैरह, यहाँ पे भी आप देखें और रई में ये जो दहशतगर्द इनको भी इनकी भी कमर तोड़नी है। तो ऑपरेशन जो है वो भी ड्यू बनता है, सिक्योरिटी का एक भरपूर ऑपरेशन। लेकिन अभी तक क्योंकि आपस में वो हार्मनी और कोऑर्डिनेशन और एक पेज पे सब नहीं है, तो हमें ये मुश्किलात जो है सारी नजर आ रही हैं इस वक्त केपी में। ठीक हो गया, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रिगेडियर साहब, ब्रेक से वापस आते हैं तो हरल साहब आपसे भी पूछेंगे कि ये जो अभी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ एक तहरीक चलाने के दर पे है, लोग उसके नाअहल होते जा रहे हैं, ग्राउंड पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मज़ीद 70 से 75 अगर जो अरकान असम्बली हैं प्रोविजनल और नेशनल मिला के या सेंटर्स को मिला के उनको वो नाअहल कर दिया जाता है तो एकदम से तो बाई इलेक्शन की तरफ मेरा नहीं ख्याल कि जाए, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। लेकिन क्या ये स्टेप बाय स्टेप तहरीक इंसाफ को सूट करता है? एक ब्रेक के बाद